MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त महाभारत का हो चुका है। दर्शकों, आज महाभारत में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी देश भर में चर्चित टेनिस प्लेयर राधिका मर्डर केस से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि राधिका की ही दोस्त ने बहुत गहरा राज उगला है जो अब तक किसी को भी नहीं पता था। 3 तस्वीरों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको इस खबर को विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आप जरा दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें आपको जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का छलावा बेनकाब होते हुए दिखेगा, क्योंकि यूपी एटीएस ने विदेशी फंडिंग के अड्डे का पता लगा लिया है। और तो और बाबा बागेश्वर ने छांगुर को कैसे फटकार लगाई है, कैसे लगातार धोया है, यह भी आज महाभारत में आपको बताऊंगी। और तीसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, यह बिहार की है। 24 घंटे 4 हत्याएं, 7 दिन 16 मर्डर। आखिर बिहार में क्या हो रहा है और कहां है सुशासन बाबू? चुनाव से पहले गोली से बिहार को कौन थर्रा रहा है? आखिर अपराधी कैसे खाकी को चुनौती दे सकते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। इसका जवाब भी आज ही हम आपको महाभारत में देंगे दर्शकों। लेकिन आज महाभारत में सबसे पहले बड़ी खबर पर बात करेंगे, और वो खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। इन 4 नामों में पहला नाम मशहूर वकील उज्जवल निकम का है, दूसरा केरल के शिक्षाविद सी सदानंद मास्टर का, तीसरा विदेश सेवा से जुड़े हर्षवर्धन श्रृंखला, और चौथा इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी जैन शामिल हैं। इन चारों ही चेहरों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। तो मशहूर वकील उज्जवल निगम ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री का फोन आया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि ये वो यानी कि खुद मोदी जी मराठी में बात करें या हिंदी में। उन्होंने क्या कुछ बोला वो पहले सुनिए। जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8 बजे 44 मिनट्स को टेलीफोन आया था, और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी, मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ? मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले। मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्जवल जी, राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। और चलिए अब खबर की शुरुआत हम बिहार से करते हैं। बिहार के लिए ये चुनावी साल है और वहां पर अपराधियों की बहार है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अचानक आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, और इसी कड़ी में सीतामढ़ी में एक और कारोबारी की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बिहार में इंसानों की जान कीड़े मकोड़ों से भी सस्ती हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अपराधी बेकाबू, कहां है सुशासन बाबू? मर्डर पर मर्डर, अपराधी हो गए हैं निडर। खून से लाल बिहार, क्या फेल हो गए नीतीश कुमार? बिहार में बहार है कि जुमले की मिट्टी पलीत कर चुके अपराधी पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। सिर्फ बीते 24 घंटे की ही बात करें तो अपराधियों ने सीतामढ़ी, पटना और नालंदा में 3-3 हत्याएं करके बिहार में कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। सीतामढ़ी में जहां अपराधियों ने शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में कारोबारी की हत्या कर दी, तो वहीं नालंदा में अपराधियों ने पटना मेडिकल कॉलेज की नर्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को भी अपराधियों ने दिन के उजाले में ही शिकार बना लिया।
महज 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक 3 हत्या ने जहां लोगों को आक्रोशित कर दिया, तो वहीं तीनों ही जिले में पुलिस वारदात के बाद सिर्फ हवा में लाठी भाजती दिखी। सीतामढ़ी में तो दिन के उजाले में शहर के सबसे व्यस्त इलाके में कारोबारी की हत्या से लोग इतने आक्रोशित हो गए कि लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। वहां लोगों का गुस्सा इस कदर उफान पर था कि लोगों को समझाने के लिए सीतामढ़ी पुलिस के कप्तान अमित रंजन को मौके पर आना पड़ा। तकरीबन 9 बजे सूचना मिली थी कि वसीम खान नाम के व्यक्ति हैं जिनको अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दिया गया है। तत्काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। अभी इलाजरत हम लोग CCTV से दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी से। कप्तान साहब भले लाख दावे करें, लेकिन बिहार में पुलिस का इकबाल अपराधियों के सामने कैसे दम तोड़ चुका है, इसकी झलक नालंदा में भी दिखी। यहाँ बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े पटना मेडिकल कॉलेज की नर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हैरानी ये है कि हत्या की ये वारदात तब अंजाम दी गई जब PMCH की नर्स खेत देखकर वापस घर लौट रही थी। इस घटना से इलाके में खौफ पसर गया। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लेकिन पुलिस बजाय कातिल के पीछे दौड़ती, पुलिसकर्मी हत्या को संपत्ति विवाद से जोड़कर अपना दामन बचाते दिखे। प्रारंभिक कारण समझ में आया घटना का, उसमें उसके गोतिया से विवाद था। उस पारिवारिक विवाद की वजह से उनके गोतिया के ही लोगों ने उन पर गोली चलाई है और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बिहार की हवाबाज पुलिस को अपराधियों ने शनिवार को 2 जगह चैलेंज किया। एक तरफ बेखौफ हत्यारों ने पटना के पिपरा इलाके में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं बेखौफ अपराधी पटना के कंकड़बाग पार्क में फायरिंग झोंककर लोगों के मन में दहशत कायम करते दिखे। कोई उनको अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहां पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। ऑफिसर को वहाँ पे एक देसी कट्टा मिला है, सो उससे पुष्टि होती है कि शायद यहाँ पे गोली चलाई गई है। किस बात के लिए गोली चलाई गई है, कौन युवक थे, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे उपस्थित कुछ बाइक थी, उनको हम जब्त किए हैं और बहुत जल्दी हमें पता लगा लेंगे कि गोली किसके द्वारा चलाया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी। बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के साथ बिहार में अपराधियों का जो तांडव शुरू हुआ है, वो सिलसिला कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन आपराधिक घटनाओं पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष एनडीए सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता है। सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या, पटना में दुकानदार की हत्या, नालंदा में गोली मार नर्स की हत्या, खगड़िया में युवक की गोली मार हत्या, गया और नालंदा में 2 की हत्या। चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां, अपराधियों को संरक्षण दे रही सत्ताधारी नेताओं की बोलियां, अपराधियों के साझेदार एनडीए नेता अधिकारी जाति खोजने में व्यस्त। आपको बता दें, बीते 7 दिनों के अंदर बिहार में हत्या की 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बट्टा लगा दिया है। एनडीए की जो सरकार सुशासन का दावा ठोकती थी, वहां आपराधिक घटनाओं की बाढ़ ने राज्य सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के नवादा में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया है। एक महिला पुलिसकर्मी समेत 5 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। गांव में विवाद होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये खबर बिहार के नवादा से है, जहां पर ग्रामीणों ने यानी कि गांव के लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और एक महिला पुलिसकर्मी समेत 5 पुलिस वाले घायल हैं। ये बिहार में खाकी का हाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। दोस्त ने राज खोला। टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो पिता कहता है उसके बाद से जब उस बयान की जांच होती है तो फिर सच्चाई कुछ और निकलती है। पुलिस को हत्यारे पिता दीपक यादव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बार बार बयान बदल रहा है। कभी कुछ कहानी सुनाता है, कभी कुछ बात बताता है। अब इसी बीच इस मामले में एक नया ट्विस्ट आता है, वो भी तब जब राधिका की पक्की सहेली एक वीडियो बनाती है, कुछ ऐसी बातें बताती है जो हर किसी को चौंका देता है। चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट को
गौर से देखिए। राधिका के पिता छिपा रहे हैं राज। दोस्त ने खोल दिया सारा राज। जिसने किया नाम रोशन, उसको क्यों मारा? अकेडमी से नाराजगी, रील का चक्कर, असली वजह क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिता राधिका की हत्या की जो थ्योरी बता रहे हैं वो किसी के हलक से उतर नहीं रही है। जिस बेटी के कंधे में चोट लगने पर टेनिस एकेडमी ही शुरू कर दी, जिसके लिए 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हों, जिसकी बेटी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेल चुकी हो, 5 से 6 देशों की यात्रा कर चुकी हो, वही पिता अब उस बेटी की हत्या कैसे कर सकता है? और राधिका के ताऊ की बातों ने भी इस पर इन सवालों को पुख्ता कर दिया है। परिवार भी गलत मानता है कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं वक्त की मार थी या क्या था, कैसे ये घटना घटी उसका किसी को नहीं पता। रीज़न क्या है? रीज़न का किसी को नहीं पता, आप पूछ लो जाके कि क्या बात हुई है क्या नहीं, कोई रीज़न नहीं। हम तो अपने परिवार की तरफ से कह सकते हैं हमें बहुत दुख है और ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। मतलब राधिका पर कोई पाबंदी नहीं थी, एकेडमी को लेकर विवाद नहीं था, फिर राधिका यादव की हत्या क्यों? क्या 21वीं सदी में भी रूढ़िवाद का जाल बेटियों के लिए काल बना हुआ है? राधिका यादव जैसी कई बेटियां हैं जिन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। जरा सोचिए कैसे होते होंगे वो पिता और भाई जो अपनी बेटियों को पालते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब बेटियां बड़ी होकर अपने सपने पूरा करना चाहती हैं तो वही पिता और भाई उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। राधिका बिटिया की इस तस्वीर को देखिए। हाथ टेनिस पकड़े राधिका न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती थी। राधिका का परिवार भी उसके सपनों को पूरा करने में हर संभव मदद कर रहा था। जानकारों ने तो यहाँ तक बताया कि राधिका के पिता उसे खेलने के लिए छोड़ने जाते थे और जब राधिका मेडल जीतती थी तो उसके पिता उस मेडल को घर के सामने वाले कमरे में लगाकर खुद गर्व महसूस करते थे। लेकिन 2 साल पहले लगी एक चोट ने राधिका की पूरी जिंदगी बदल दी। राधिका को टेनिस छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधिका ने टेनिस कोर्ट को किराए पर लेकर बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन राधिका की यही टेनिस एकेडमी उसके मौत की वजह बन गई। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राधिका जैसी कई बेटियां आज भी रूढ़िवाद की दहलीज पार करने की कोशिश में हैं। रूढ़िवाद के खिलाफ अपने परिवार में लड़ रही हैं। ऐसी बेटियों को आज सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी बेटियों के परिवार को रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है। प्रधानमंत्री बेटियों को अलग अलग योजनाओं से प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही वजह है कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबर आपको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बताती हूँ। छांगुर के छलावा लोक पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन छांगुर की काली दुनिया सिर्फ 4 बीघा और 12 करोड़ की कोठी तक ही सीमित नहीं है। छांगुर के गिरोह का नेटवर्क कई देशों तक फैला है और उसके गुनाहों की एक लिस्ट लंबी है। इतनी लंबी है कि इसे दर्ज करने में हजारों पन्ने भी कम पड़ जाएं। और इसी कड़ी में छांगुर को लेकर कई और
चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आखिर क्या है छांगुर की काली दुनिया को लेकर हुआ अब ये नया खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर में जिस रोज यूपी एटीएस ने छांगुर के काले साम्राज्य पर छापा मारा था, उस रोज यूपी एटीएस के अधिकारियों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो देश में एक्टिव धर्मांतरण गैंग के एक ऐसे सरगना के गढ़ में एंट्री लेने जा रहे हैं जो करीब 20,000 हिंदुओं का अवैध धर्मांतरण कराकर बैठा है। वो दिन और आज का दिन यूपी एटीएस और जांच एजेंसी जैसे जैसे 78 साल के छांगुर की करतूतों की फाइल खंगाल रही है, हैरान करने वाले खुलासों से उनका सामना हो रहा है। और इसी कड़ी में अब जो छांगुर से जुड़ा नया खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक छांगुर के तार सिर्फ नेपाल और अरब देशों तक ही नहीं बल्कि 20 से ज्यादा देशों तक फैले हैं, जिसमें सबसे अहम छांगुर का छलावा नेटवर्क पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, दुबई और कनाडा है। छांगुर से जुड़ा सबसे अहम खुलासा किया है कभी छांगुर के बेहद खास रहे ठेकेदार वसीउद्दीन ने। वसीउद्दीन ही वो शख्स है जिसने छांगुर के कहने पर बलरामपुर में उसका साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे वसीउद्दीन इस पाप लोक के लिए खरीदे गए ईंटों की सच्चाई जानता गया, दोनों के बीच विवाद की खाई गहरी होती गई, जो अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए और बड़े लोगों के पास चिपकता है जमीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। वसीउद्दीन की माने तो छांगुर 4 बीघे में फैले इस कोठी को अपने काले कारनामों का हेडक्वार्टर बनाना चाहता था। वो इसकी पूरी तैयारी में जुटा था, लेकिन जब सच्चाई जानने के बाद उसने छांगुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसके गुनाहों की बखिया उघेरनी शुरू कर दी, तो छांगुर ने उसे बर्बाद करने में पूरी ताकत झोंक दी। छांगुर ने सबसे पहले उसके खिलाफ कई केस दर्ज करवाए और फिर उसके बेटे की हत्या तक करवा दी। वसीउद्दीन की माने तो छांगुर ने विरोधियों को तबाह करने के लिए बाकायदा शातिर महिलाओं की एक टीम बना रखी है, जो इसके एक इशारे पर विरोधियों के खिलाफ दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध से जुड़े केस दर्ज करवा देती है। इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ महिलाएं भी रखा है जिनसे बलात्कार का मुकदमा लिखवा देता है। और जो ये ऐमन है, सगीर है, ये मोटी रकम इससे लेते हैं, ये आगे अधिकारियों को मैनेज करके मनचाहा कार्रवाई करवा देते हैं। छांगुर पर लगाए इन आरोपों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि सूत्र भी ये इशारा कर रहे हैं कि धर्मांतरण के जरिए अकूत पैसा कमाने वाला छांगुर धर्मांतरण सहित कई गुनाह में लिप्त था और तो और अब वो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से साठगांठ करने की कोशिश में था। और इसके लिए छांगुर ISI एजेंटों से मिलने काठमांडू भी गया था। वहाँ वो डाग जिले में एक कद्दावर धार्मिक नेता के साथ आया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से छांगुर को पाकिस्तानी दूतावास में एंट्री नहीं मिली। छांगुर हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों की शादी ISI एजेंट और ISI के स्लीपर सेल से कराना चाहता था ताकि ISI नेपाल से सटे इलाके में गतिविधि बढ़ा सके। उतरौला में छांगुर की बढ़ती गतिविधियों के पीछे भी यही वजह सामने आई है। बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा के सटे इलाकों में एक्टिव रहकर छांगुर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजरों में आ जाए। लेकिन छांगुर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है और बहुत जल्द उसका काला साम्राज्य मिट्टी में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छांगुर बाबा जैसे अपराधियों को धीरेन्द्र शास्त्री की सीधी चेतावनी, कहा धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण करने वाले बख्शे नहीं जाने चाहिए। ऐसे पाखंडियों से हिंदू सतर्क रहें। सुनिए। एक छांगुर या छिंगुर बाबा है, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना?
भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है, किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर के पाप लोग से पर्दा उठने के बाद अब शाहजहांपुर में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर शाहजहांपुर में हिंदू संगठन आक्रोशित हो गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बलरामपुर के बाद उबला शाहजहांपुर, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के बाद अब कासिम पठान का सामने आया महापाप। हिंदू बनकर दोस्ती की, फिर रेप के बाद हिंदू लड़की पर बनाया धर्मांतरण का दबाव। देश में कितने धर्मांतरण गैंग। अभी उत्तर प्रदेश के लोग छांगुर के पापलोग के खुलासे से जुड़ी सच्चाई पचा भी नहीं पाए हैं कि अब शाहजहांपुर में कासिम पठान के शिव वर्मा बनकर हिंदू लड़कियों का यौन शोषण करने और उनका जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर में कासिम पठान नाम का एक मुस्लिम शख्स पिछले 2 सालों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शिव वर्मा नाम की फर्जी आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था और उनके शारीरिक शोषण का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। महिला के तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि विगत 2 वर्षों से ये दोनों अभियुक्त और ये वादिनी साथ रह रहे थे। मुक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सनातनी बनकर हिंदू लड़कियों को साजिश का शिकार बनाने वाला कासिम ये रैकेट अकेला नहीं चला रहा था। कासिम के पाप के कई भागीदार हैं। पुलिस ने इस कड़ी में कासिम समेत 6 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। अब पुलिस के निशाने पर वो लोग हैं जो इस काले कारनामे का हिस्सा थे। साथ ही पुलिस उन मासूम लड़कियों को भी ढूंढ रही है जिसे इस दरिंदे ने अपना शिकार बनाया है। पुलिस की माने तो कासिम के इस पाप का खुलासा हो भी नहीं पाता अगर एक हिम्मती लड़की ने इस दरिंदे के खिलाफ हिम्मत नहीं दिखाई होती। शाहजहांपुर में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, पुलिस के शिकंजे में आया कासिम पठान। 50 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को बनाया टारगेट, ब्लैकमेलिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का खेल। शाहजहांपुर में हुए इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा उफान पर है। हिंदू संगठन के लोग आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि शाहजहांपुर पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस आरोपी से सच्चाई उगलवाने में लगी है, लेकिन उसके खिलाफ लगाए आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि पुलिस ये नहीं समझ पा रही कि इसके खिलाफ कितने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, योगी राज में नो अपराध, क्योंकि बाबा अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी राज है, जिस वजह से बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त हैं। हर दिन अपराध करने वाले गुंडे बदमाशों का हिसाब किताब हो रहा है। और एक बार फिर से यूपी पुलिस का बदमाशों पर वीकेंड का वार हुआ। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ये योगी राज है, जहां अपराध करना मना है। चेतावनी साफ है कि अगर अपराध करोगे तो फिर उसका अंजाम भी भुगतना होगा। इस चेतावनी के बावजूद भी जो अपराधी नहीं माना, उसका हश्र कुछ ऐसा होता है। आप जरा इस ठग को ही देख लीजिए। देखने में आपको यूपी पुलिस का कोई जवान लगेगा, लेकिन ये एक फर्जी पुलिसकर्मी है जिसे असली पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा है। ये बदमाश खुद को यूपी पुलिस का जवान बताकर रौब दिखाता था और लोगों से रुपए ऐंठता था, लेकिन असली पुलिस के सामने इसकी सारी पोल खुल गई। इसका नाम पहचान अमित उर्फ सुक्के है, जो कि मेरठ का रहने वाला था और फर्जी पुलिस वाला बनकर
नोएडा में रह रहा था। पुलिस ने इसके पास से तमंचा, पुलिस की वर्दी, नकली नंबर प्लेट और बाइक बरामद कर ली है। जब पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया तो उसने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उस बदमाश के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इस व्यक्ति का नाम अमित है। ये मूल रूप से मेरठ का निवासी है और इसके खिलाफ मेरठ के कुछ मुकदमे भी मिले। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस का कहर बदमाशों पर टूटा, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में कार चोरी करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान एनकाउंटर में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, तो वहीं 4 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्त में लिया गया है। ये सभी शातिर किस्म के चोर हैं जो लग्जरी गाड़ियों को चोरी करते थे, जिसके लिए ये एक खास तरह का डिवाइस इस्तेमाल करते थे, जिसकी मदद से ये आरोपी चंद मिनटों में कार पर हाथ साफ कर लेते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी की कार और वो खास डिवाइस भी बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके साथी 4 थे जो भागने में कामयाब रहे, जिन्हें कॉम्बिंग के दौरान दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घायलों को तत्काल इलाज है तो अस्पताल भिजवा दिया गया है। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये वही बदमाश सलमान है जिसने हाल ही में बुलंदशहर में बीएसएफ के रिटायर्ड फौजी के गले से चैन लूटकर फरार हुआ था। लेकिन देर रात गुलाबटी पुलिस से जब सामना हुआ तो इसका चलना भी दूभर हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा ने इस बदमाश को लंगड़ा बना दिया है। पुलिस ने इसके पास से लूटी गई चेन, तमंचा, बाइक भी बरामद कर लिया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गुलावटी थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी स्वाट टीम और गुलावटी पुलिस द्वारा। तो जो एक बाइक सवार बदमाश था जो हेलमेट पहने हुआ था और उसकी बाइक पे नंबर नहीं था, पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भागने लगा छिड़ाव रोड की तरफ। एक पुलिस मुठभेड़ हुई, पुलिस के ऊपर उसने फायर किया और मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति का नाम सलमान पुत्र यूनुस है, ये साड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। गाजियाबाद में योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। थाना भोजपुर पुलिस ने 2 लुटेरों पर एनकाउंटर में शिकंजा कसा है। पुलिस की माने तो चेकिंग अभियान के दौरान 3 बाइक सवार बदमाश आते दिखे, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, वहीं एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। इन बदमाशों ने हाल ही में लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर ही इनका भी हिसाब कर दिया। इनके कब्जे से लूटे हुए 850 रुपये, बैग व गोदाम मैनेजर का मोबाइल बरामद हुआ है तथा असलहा जो यूज हुआ था पिस्टल व एक तमंचा भी बरामद हुआ है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी फोर्स बखूबी काम कर रही है और अपराध करने वालों को पुलिस की बुलेट यूं ही इलाज करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब यूपी के बाद सीधा खबर आपको बिहार की बताते हैं, जहां पर पहचान को लेकर झगड़ा हो रहा है और विरोध भी तगड़ा हो रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं करें, लेकिन तेजस्वी ने इस पर विवादित बयान दे डाला है। अमित मालवीय ने इसी मामले को लेकर बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो पोस्ट किया है। इस पूरे विवाद पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसे लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसने तो हद कर दी। आप खुद सुनिए, फिर आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। तेजस्वी का यह बयान तब सामने आया जब बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया और हमला ये बोलकर किया कि सूत्रों के अनुसार खबर है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम शामिल है। मतलब वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक के लोग हैं। पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, जिस समय पर महागठबंधन आरजेडी की सरकारें राज्य सरकार में थी। उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे विदेशी नागरिक, बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं।
इसी बयान का पानी तेजस्वी के माथे के ऊपर से गया और उन्होंने राजनीतिक द्वेष की तरलता से भरा हुआ, भाषा की मर्यादा को चीरता हुआ यह बयान दे डाला। हम क्या कहें, आप खुद सुनिए। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? माननीय न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि हम चुनाव आयोग के तौर तरीकों में दखल नहीं देंगे, और चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में विपक्ष बेकार परेशान है, यहाँ सब चंगा से। उधर बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं। तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। मतलब कि वो नहीं चाहते कि बिहारियों को अधिकार मिले। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में यह खबर है, जिसमें चुनाव आयोग के सूत्रों के तरफ से दावा है कि बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बीएलओ की हाउस टू हाउस जांच में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक इस मामलों की गहन जांच की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे नामों को अंतिम मतदाता सूची जो 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। इसी को लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने जयपुर से विधायक बाल मुकुंदाचार्य का पुराना वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि ये वीडियो जवाब है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल क्यों उठा रहा है। आप खुद देखिए वो वीडियो। वोटर लिस्ट पर लगातार बढ़ता बवाल आने वाले दिनों में थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लालू के लाल बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। बिहार में जो वोटर लिस्ट पर सियासत हो रही है उस पर वो बोलते हैं। साथ ही महाराष्ट्र में जो हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद हो रहा है उस पर भी चुप्पी तोड़ते हैं। और जो बिहार में मौजूदा सियासी हाल है, अपराधियों की बाहर है, तमाम बातों पर क्या कुछ कहा है तेजप्रताप यादव ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए, सुनिए आप। कौन क्या है नहीं है, हम अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सबको अपना आदर्श मानते हैं, सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। जो भी फैसला रहा हो हम पिताजी को पूरे तरीके से तन मन हर एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं। जिस तरीके से राम जी 14 वर्ष वनवास में अपने दिनों को पूरा किए, रावण को पराजित किया उन्होंने, कईयक राक्षसों का वध किया, तो उसी तरीके से अब हम मैदान में हैं। कईयक जो राक्षस हमारे सामने आएंगे उनका वध करूंगा मैं। कौन है राक्षस? कौन है रावण? जो भी राक्षस आएगा, जो भी रावण होगा, जो भी राक्षस होगा, जो भी जिनके बदौलत हम पार्टी से बाहर गए वो हमारे लिए राक्षस है, वो रावण है। अब जो जयचंद हो, जयचंद परेशान करता है, हम किसी का नाम थोड़े ले रहे हैं। जयचंद है, लेकिन उसका जवाब जयचंदवा को इसी सावन में जवाब मिल जाएगा। जयचंदवा सब वो इसी सावन में जवाब मिल। जयचंद है कि बहुत? अरे बहुत जयचंद है, बहुत जयचंद है जो तेजस्वी को अलग करना चाहता है। एगो तो ये भी जयचंद है कि तुलसी माला पहन के कृष्ण भगवान का भक्ति में रमा हुआ रहता है लेकिन ढोंग करता है, वो भी जयचंदवा है। नाम नहीं ले रहे लेकिन आप किसी का लेंगे हम। एगो ऐसा जयचंदवा है कि वो पूजा पाठ से उसको कोई मतलब नहीं है। अब कहाँ एगो ऐसा जयचंदवा है कि सोशल मीडिया पर रात दिन मेरा बुरा ये लिखता है, समझने वाला समझ जाएगा। एक बात बताइए, आपसे बात करके बड़ा अब जयचंदवा को सुनिए ना, जो जयचंदवा को हम लाए वही जयचंदवा हमारे ऊपर पड़ गया। कौन?
हम कहाँ के लिए नाम खोलने जाए? जो जचंदवा को हम खुद लाए 8 साल उस पर भरोसा किए। जब वो जचंदवा हमारा नहीं हुआ तो हमारा परिवार का हो जाएगा। जचंदवा तुलसी वाला, तुलसी पहले रहता है, उसका नाम हम नहीं लेना चाहता हूँ। आप हुलिया बता रहे हैं पूरा। हुलिया बता दी कि तुलसी पहले रहता है। सावधान रहिए सभी लोग, बिहार की तमाम जनता। नई पार्टी के गठन की तरफ ये संकेत? पार्टी की गठन नहीं है। पार्टी की अगर गठन होती तो उसमें सिंबल होता, उसमें सिंबल नहीं। सिंबल में मेरा फोटो है। ये प्लान है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब पार्टी ऑलरेडी है आरजेडी, तो फिर क्या जरूरत है दूसरा पार्टी बनाने का? आपको लगता है कि वही पार्टी, जिस पार्टी को लालू जी ने जनता के प्यार से खड़ा किया था, वो जनता से कट रही है कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से? खास है आदरणीय श्री पिताजी से। आरजेडी हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। हमारे पिता हैं तो आरजेडी है, हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। और ऐसे घड़ी में पिताजी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती है। ऐसे घड़ी में हम भगवान से, महादेव से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे पिता को भी मेरा आयु लगे। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, अब सुरक्षित रहें, तब हम उनकी पार्टी जो है आरजेडी बची रहेगी। मुद्दे हैं जिन पर तेज प्रताप यादव क्या सोचते हैं, ये भी जरूरी है, लोग जानना चाहते हैं। जैसे हाल के दिनों में मराठी विवाद आपने सुना होगा, राज ठाकरे मार रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिसको बिहार के लोग भी हैं उसमें बहुत सारे, हिंदी नहीं बोलना आता है, मारने लगते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से शुरू से जब बिहारी लोग रह रहे हैं तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है शुरू से, तो ये चीज़ गलत है। और सरकार जो वहाँ की है, ये सब चीज़ टॉलरेट नहीं करना चाहिए, तुरंत इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। बिहार से ही उनका महाराष्ट्र चल रहा है। अगर बिहारी लोग सब महाराष्ट्र से निकल जाए, हम महाराष्ट्र बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा। महाराष्ट्र बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा। आप देखते होंगे थप्पड़ मारने लगते हैं, गुस्सा आता होगा आपको। तो फिर महाराष्ट्र आएगा यहाँ बिहारी, तो बिहारी लोग मार के भगाएगा। राज ठाकरे को क्या कहेंगे? लड़ाई करना है आपको तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। ये सब छोटी छोटी हरकतों से बाज आइए और एक मानव का, प्रेम भाव का एक कीर्तिमान स्थापित कीजिए। और चलिए अब बिहार के बाद सीधा आपको जयपुर की खबर बताते हैं, जहां पर हंगामा, पथराव और तनाव की स्थिति देखने को मिली। जयपुर में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू महिला के साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते हैं और फिर जमकर हिंसा शुरू हो जाती है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के रामगंज इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। गलियों और सड़क पर बड़े बड़े पत्थर बताने के लिए काफी हैं कि टकराव के वक्त हालात क्या रहे होंगे। आरोप है कि इस इलाके में पहले मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। यहां तक कि समुदाय विशेष के लोगों ने भोजन प्रसादी कार्यक्रम में भी पत्थर बरसाए। हिंदू महिला के साथ हुई छेड़छाड़ अब हिंसा का रूप ले चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से सभी लोग फरार हो चुके थे। अगर वहां कुछ था तो इलाके में सन्नाटा और सड़कों पर बिखरे पत्थर। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी हुई है, तो 5 मिनट के अंदर ही अपना जाब्ता वहां पहुंच गया था और मौके पे अभी शांति है, सारे अधिकारी मौजूद हैं और किसी को अभी तक चोट लगने की कोई ऐसी सूचना नहीं है और सारा कुछ कंट्रोल कर लिया गया। इस पूरे क्षेत्र में फिलहाल शांति बनी हुई है और पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। किसी महिला रास्ते से जा रही थी, उसको कोई बात कहने के मामले में दोनों पक्षों में कोली समाज और मुस्लिम समाज के बीच कोई विवाद हो गया था। दो परिवारों के बीच में आमने सामने मकान है जिनके, और उसी बात को लेके इन दोनों पक्षों ने पथराव शुरू कर दिया था। हमने तुरंत आके मौके पे शांति व्यवस्था स्थापित की। दोनों पक्षों को समझाइश कर अलग अलग करा दिए गए थे।
पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, हर गतिविधि पर नजर है, लेकिन हिंदू महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी कहां हैं, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है ताकि हालात फिर से खराब ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुश्मन 4 होगा पक्का हिसाब। भारत के 4 दुश्मनों के चेहरे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ 4 दुश्मन खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ने एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाला बयान दे दिया है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। मुनीर ने पाकिस्तान के मुस्लिमों से एक हो जाने के लिए कहा है। मुनीर के टारगेट पर हिंदू विचारधारा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए बाहर से मदद ले रहा है। कौन है मुनीर को मदद देने वाले और कैसे भारत इन सब से निपटने की ठोस तैयारी कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की जय। क्या मोदी 1 वर्सेस 4 की तैयारी हो रही है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कहने से अजीत डोभाल मुल्कों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी 4 फ्रंट वॉर का युद्धाभ्यास कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह 1 वर्सेस 4 का वॉर प्लान बना रहे हैं? मोदी सरकार, भारतीय आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ऐसी जंग की तैयारी कर रही है जिसमें दुश्मन 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की। चीन हिंदुस्तान की दिक्कत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जिनको हिंदुस्तान से ज्यादा हिंदुओं से नफरत है। इस्लाम के नाम पर तुर्की भी अपनी दुकान चलाना चाहता है और भारत के खिलाफ 2+2 वाला प्लान बनाया जा रहा है। 1 वर्सेस 4 वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है। मोदी को घेरने के लिए जिनपिंग, मुनीर, एर्दोगन और यूनुस चक्रव्यूह रच रहे हैं। जब दुश्मन डरने लगते हैं तो एक होने लगते हैं। जब दुश्मनों को हार दिखने लगती है तो सब एक साथ साजिश रचने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा ही हो रहा है। वॉर पॉलिटिक्स बदल गई है। जब युद्ध नीति बदली है तो दुनिया के देशों में नक्शे बदलने लगते हैं। LOC के पार पाकिस्तान और LAC के पार चीन, लेकिन 2025 में 2 फ्रंट की हवा निकल गई। चाइनीज सामान, पाकिस्तानी जवान वाली थ्योरी सब फेल हो गई। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that this was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. इधर जब से बांग्लादेश में यूनुस सत्ता में काबिज हुआ, जब पाकिस्तान में मुनीर का कंट्रोल हुआ है, जब से दोनों देशों में एंटी हिंदुस्तान, एंटी हिंदू सेंटीमेंट बढ़े हैं, तब से भारत के खिलाफ बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश बढ़ गई है। बांग्लादेश की बॉर्डर पर पाकिस्तानी लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानियों को बांग्लादेश का वीजा मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन यूनुस के गद्दी पर बैठने के बाद पाकिस्तान का दखल बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो क्लियर हो गई है, चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ जीत सकते हैं। चाइनीज हथियार और पाकिस्तानी वर्दी मिलकर ही हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन लगता है हार के इनाम में फील्ड मार्शल का खिताब पा चुके कट्टर मुल्ला मुनीर का पेट नहीं भरा है। वो अब भी भारत से पिटकर पाकिस्तान की फजीहत करना चाहते हैं। कट्टर मुल्ला मुनीर ने कहा है
पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। पाकिस्तान के मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। भारत पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन हम भारत के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि कठमुल्ले मुनीर ने जंग और पेशेवर क्षमता को लतीफा सुनाकर माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बाद मुनीर की जुबान से उसके दिल में दबा दर्द का वो गुबार सामने आ गया, जिसकी सच्चाई खुलने के बाद से ही खुद पाकिस्तान में इस कठमुल्ले को गाली मिल रही है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी बाहरी देश की मदद नहीं ली। चीन और तुर्की की मदद लेने के आरोप गलत हैं। पाकिस्तान ने अकेले दम पर भारत का मुकाबला किया। पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, लेकिन लगता है मुल्ला मुनीर को इस कहावत का अर्थ भी नहीं पता। पूरी दुनिया जानती है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी। तुर्की ने कराची पोर्ट पर अपना युद्धपोत भी भेजा। कैसे चीन ने पाकिस्तान की मदद की। इतिहास गवाह है कि जब दुश्मन अकेले लड़ने से डरते हैं तो वो भीड़ इकट्ठा करते हैं। चीन के पास पैसा है, तुर्की के पास हथियार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी हालत है कि जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीन और पाकिस्तान के बीच कोई नई डिफेंस डील नहीं हुई है। जब से चाइनीज हथियार फेल हुए हैं, एलएसी के पास कुछ ज्यादा ही शांति है। चीन बातचीत की टेबल पर बैठ गया है। पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में है। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया था, नरेंद्र मोदी हर उस वक्त देश के हर उस लीडर के हिसाब किताब में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमेशा एक बात याद रखिएगा, और इतिहास भी गवाह है कि जब दुश्मन लड़ने से अकेले डरता है तो भीड़ इकट्ठा करने लगता है, और यही हाल पाकिस्तान का भी हो रहा है। इन्हीं खबरों के साथ महाभारत में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH